So before we continue with the derivations, there is a law, a fundamental law, which I would like to first cover, then we'll proceed. It is known as Gauss law for magnetism. It says closed integral over a surface of B dot dA is zero. मतलब कि यदि हम कोई सरफेस ले लें, राइट, जैसे हम लोग गॉस लॉ में लेते थे इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इस पे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी करेंगे तो जीरो आएगा. दिस इज बेसिकली सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, मतलब बिल्कुल फंडामेंटल. अब इस लॉ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ होता है. क्या? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will always form closed loop. Magnetic field lines will always form closed loop. ये इससे कैसे आता है? देखिए बड़ा आसान है. मान लेते हैं इंटीग्रल बी डॉट डी जीरो नहीं आ रहा, तो कब नहीं आता? लेट्स लुक इनटू दैट. ये तब नहीं आता जब नेट फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से बाहर आता है, अंदर जाता है, तभी नॉन जीरो आता. ऐसा तब होता है जब फील्ड लाइंस ऐसी कुछ होती, तब नॉन जीरो आता. यदि हम कह रहे हैं ये हमेशा जीरो आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. कि भाई मान लीजिए अपन ने क्लोज सरफेस बनाई 3D में, राइट, और ये अपन ने फील्ड लाइन खींची. अब ये फील्ड लाइन अंदर यदि रुक गई तो फ्लक्स कुछ नेगेटिव हो जाएगा. इसका मतलब फील्ड लाइन रुक नहीं सकती, चलती रहनी चाहिए. इट हैज टू बी कंटिन्यूअस. तभी जितनी अंदर जाएगी उतनी बाहर आएगी. यही तो कह रहा है ये लॉ. क्या कह रहा है? कि इंटीग्रल बी डॉट डी इज जीरो, मतलब इस क्लोज कोई भी जगह पे मैं एक सरफेस ले लूँ क्लोज, तो उसमें जितनी फील्ड लाइंस एंटर होंगी उतनी फील्ड लाइंस एग्जिट होनी चाहिए. तो कब ऐसा होगा कि एंट्री करने वाली और एग्जिट करने वाली फील्ड लाइंस की संख्या सेम होगी? ऐसा तब होगा जब वो ना रुके ना शुरू हो. जब वो ना रुके ना शुरू हो, तो ऐसी फील्ड लाइंस जो कभी रुके भी नहीं, शुरू भी नहीं हो, ऐसी फील्ड लाइंस कैसी हो सकती है? ऑब्वियसली क्लोज लूप्स. क्लोज लूप ना कभी रुकती हैं ना कभी शुरू होती. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. हो सकता है एक आध बार दोबारा सुनना पड़ जाए, मैं भी कोशिश करता हूँ एक बार और बोल देता हूँ. इंटीग्रल बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो मीन्स कि यदि हम कोई भी क्लोज सरफेस लें तो उसमें जितनी फील्ड लाइंस एंटर होती है एग्जिट करें. और ऐसा कब होगा कि एंट्री करने वालों की संख्या और एग्जिट करने वालों की संख्या समान होगी? ऐसा तब होगा जब वो कभी भी रुके ही ना, चलती रहे हमेशा. उनका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो ना एंडिंग पॉइंट हो. उसी को क्या बोलते हैं? क्लोज लूप. क्योंकि ये तभी नॉन जीरो आएगा जब उनके कोई रुकने की या स्टार्ट होने की जगह. सो दैट इज मीनिंग ऑफ दिस लॉ. इसका एक इंटरप्रिटेशन और है. वो क्या है? वो है भाई कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स do not exist. Magnetic monopoles do not exist. इसका क्या मतलब हुआ? हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि अलग से नॉर्थ पोल नहीं होगा. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यदि अलग से एक नॉर्थ पोल हुआ तो इससे फील्ड लाइंस या तो बाहर ही निकल रही होंगी
या एंटर ही हो रही होंगी। मान लीजिए एक साउथ पोल है अलग से, तो उसमें सिर्फ एंटर ही हो रही होंगी। इसमें फील्ड लाइंस बनाएंगे आप तो सिर्फ एंटर ही हो रही होंगी। ये एंटर हुई, ये एंटर हुई, ये एंटर हुई, ये एंटर हुई। सो दैट्स नॉट द बेस्ट आइडिया। तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स अलग से नॉर्थ साउथ एग्जिस्ट नहीं करते। वैसे भी नॉर्थ साउथ कुछ होता नहीं है। आगे जाके जब अपन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वी वुड रियलाइज कि तो अपन ने ऐसे कन्वीनियंस के लिए बना देते हैं। अल्टीमेटली तो इसमें एटम्स के घूमने का वजह से ये फील्ड लाइंस आती है। इलेक्ट्रॉन में जो एटम्स घूमते हैं उनके अलाइनमेंट की वजह से फील्ड आती है। तो जब सीखेंगे आगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो दिस वाज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इससे हमने क्या सीखा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो एक एक करके हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, डेरिवेशंस। तो सबसे पहले एक वायर का ले लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में एक ऐसा वायर, राइट, और इसकी वजह से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे फील्ड निकालना इस जगह पे, ठीक है। L इसका लेंथ है। वर्मा जी ने एंगल उधर से लिया है, राइट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एंगल अलग तरह से लूँगा। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं लेता। लेट मी टेक अ लिटिल बिट डिफरेंट सिनेरियो। ये वायर यहीं तक ही है, L लेंथ, I करंट, और R डिस्टेंस पे इस P पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना, ठीक है। ये एंगल को मैं θ1 कह देता हूँ और इस एंगल को मैं θ, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, वायर जिस लाइन पे लाइन होता है, ओके। इससे फायदा होगा, दोनों एंगल एक ही सेंस में है, तो अपने आप यदि उस तरफ जाएंगे तो एंगल अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, हमें नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। दोनों एक ही सेंस में ना एंगल, इसलिए तो इस जगह पे फील्ड निकाल लें, वेरी वेरी इजी। यहाँ से y नीचे एक dy लेंथ का एलिमेंट ले लिया, और इसकी वजह P पॉइंट, इसकी वजह से P पॉइंट पे फील्ड लिखने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, ये फाई है। तो स्टार्ट, क्या सीखे थे अपन? फॉर्मूला था अपना dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। सो लेट्स फिल। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB वेक्टर। सबसे पहले तो समझ लीजिए, सारे एलिमेंट्स की वजह से आप फील्ड देखेंगे तो इनटू द प्लेन ही आ रही होगी, जैसे मैंने सिखाया था। तो अपन वेक्टर को थोड़ा सा भूल भी जाए तो चलेगा, क्योंकि फील्ड इनटू द प्लेन आ रही है, ठीक है। I
अपॉन आर स्क्वायर। आर इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आर। हमने जो आर लिया है वो तो परपेंडिकुलर लिया, लेकिन इस फॉर्मूले में जो आर है वो ये डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, आर का कॉस फाई। डिस्टेंस वुड बी आर का कॉस फाई। डीएल क्रॉस आर, डीएल तो डी वाई हो गया, और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में। ये आपका आर कैप, ये डी वाई, तो ये वाले एंगल आएगा, ये वाला एंगल होगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई, राइट। So this is what we have. और ये सारे एक ही डायरेक्शन में, तो इनको जोड़ना है हमको। कैसे जोड़ेंगे, देखिए y बाय आर इज इक्वल टू साइन, साफ साफ दिख रहा है, राइट। मतलब कि y इज इक्वल टू आर साइन। dy क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो तो आर कॉस फाई डी फाई, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहाँ पे। सो dv क्या बन गया, म्यू नॉट आई आर cos phi d phi into cos phi upon 4 pi यार ये मैंने v बाय आर को 75 लिख दिया, इट इज 10 फाई एक्चुअली, थोड़ा फोकस कर पड़े। चलो दोबारा कर देते हैं। सो 10 फाई y बाय आर इज 10 फाई। सो ये भी थोड़ा सा गलत हो गया, ये sec स्क्वायर y बाय आर इज 10 फाई स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। थोड़ा सा इसको सुधार दिया पहले। सो ये बन गया आपका सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और ये भी नीचे गलत लिखा हुआ है, आर बाय कॉस फाई। चलो कि पूरी लग, दिस इज आर
This distance is r by cos phi, जिसको भी sec phi कहते हैं। ये ज्योमेट्री so now 4 pi r square sec square phi ये आ गया। और इसको यदि अपन काट दें दिस इज व्हाट वी गेट। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो b आ जाएगा। कितना आ जाएगा b? म्यू नॉट i बाय 4 पाई r और cos phi d phi का इंटीग्रल। जहाँ पे phi goes from θ1 to θ2। cos phi का इंटीग्रल would be sin θ2 minus sin θ। So this is magnetic field। ठीक है, तो वर्मा जी ने भी यही निकाला, बस उनके अंदर एंगल कहीं और से नाप रहे और अजीब से तरीके से नाप रहे, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट आंसर। दिस इज फॉर्म। इसके एक दो वेरिएशन हमको आने चाहिए। क्या क्या? कि भाई यदि वायर इनफाइनाइट कर दे तो राइट, तो यहाँ पे कितनी फील्ड आ जाएगी? बड़ा आसान है। θ2 जो कि एंगल ये वाला था दैट वुड बी पाई बाय 2, और जो ये वाला एंगल था θ1 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाय 2। सो पुट कर दीजिए इसमें। सो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट i बाय 4 पाई r 1 minus of minus 1, so that is mu naught I by 2 pi r। The field of the first case for infinite wire। को परेशान करने के लिए ये दे दे कि भाई सेमी इनफाइनाइट वायर, एक एंड पास में, दूसरा एंड बहुत दूर है, कोई नहीं। θ2 पाई बाय 2 साफ साफ दिख रहा है, θ1 0। सो b कितना हो जाएगा? म्यू नॉट i बाय 4 पाई r साइन θ2 1 माइनस 0। सो इतना हो जाएगा। इनटू द प्लेन, ये भी दिख रहा होगा, इनटू द प्लेन। ठीक है ना? तो ऐसे करके निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट है, राइट, तो वो देख लेते हैं। लेकिन वर्मा जी ने क्या पूरा गोल दे दिया? अपन ऐसा ले लेते हैं। रेडियस आई करंट, वो पॉइंट पे
ठीक है, इसकी वजह से फील्ड वो पॉइंट पे, तो इसकी वजह से फील्ड ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा। तो सब जगह आप देख सकते हैं आउट ऑफ द प्लेन ही आएगी। अगेन छोटा एलिमेंट ले लेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये डीएल लेंथ का एंगल साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री इस पॉइंट का। शुरू हो जाते हैं अपन। सो डी बी वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन होगा, सबकी वजह से ही होगा, सारे एंगल भी 90 डिग्री होंगे। तो डी एल क्रॉस आर करेंगे तो डी एल ही बचेगा कैप के साथ अपॉन आर स्क्वायर। जोड़ लेते हैं सबको, जोड़ेंगे डी एल जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा जुड़ने के बाद, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, डी एल वुड भी इसकी लेंथ का सम विच इज आर थीटा, जितना भी थीटा है अपॉन आर स्क्वायर। So this is mu naught I theta by 4 pi r। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। थीटा पूरा 2 पाई हो जाए, एक चक्कर कट जाए तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, म्यू नॉट आई 2 पाई by 4 pi r which is mu naught I by 2r। एन टर्न्स आ जाए कभी, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि एन टर्न्स काट दिए अपन ने सर्कुलर लूप के। एन टर्न्स काट दिए, दो तरीके हैं सोचने के। एक तरीका कि एन टाइम्स घुमा दिया तो करंट एक लूप में एन आई है, या फिर एक तरीका ये भी है सोचने का म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर एक टर्न में और थीटा की वैल्यू इज 2 पाई एन। दोनों ही लॉजिक ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। तो इससे आप कोई भी आर्क के सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कोई भी आर्क है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दिस इज हाउ यू डू इट। ऑलराइट, नेक्स्ट एक रिंग के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। ये वर्मा जी ने बड़ी तमीज से डेरिवेशन कर रखी है। ऑलराइट, तो मैं वही वाली डेरिवेशन यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को सवाल दे दूँगा रूडोल्फ के। घबराइएगा मत, बहुत आसान सवाल है रूडोल्फ के, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाए। सो दिस इज व्हाट वी हैव। ये एक रिंग है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है,
लाइक दिस। तो अपन ने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, ये 3D है, थोड़ा समझिए। और ये एलिमेंट कुछ ऐसा होगा, राइट। बेसिकली यहाँ से आ रहा होगा बाहर, इस जगह से बाहर की तरफ करंट डॉट, और ये आर कैप ऐसा। तो बेसिकली ये जो मेरा स्टाइलस है ये करंट की डायरेक्शन, और ये जो पेन है ये आर कैप की डायरेक्शन। 90 डिग्री दोनों के बीच का है, राइट। ये रिंग है, रिंग से करंट आ रहा है बाहर, तो ये स्टाइलस मतलब मेरी तरफ, और ये जहाँ पे फील्ड लिखा, ये देखिए, दिस इज व्हाट इज ओके। ये अंदर को जा रहा है। एक्चुअली सभी जगह ऐसा ही है, बस ये दिखाने में ऊपर नीचे का इजी पड़ता है। खैर, तो ये मेरा आर कैप और ये मेरा डीएल। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर, ये डीबी वेक्टर आ गया, और ठीक ऐसा का ऐसे ही इधर आ गया, ये डीबी वेक्टर ऐसे थीटा। अब इसको यूज किया अपन ने फॉर्मूले को, म्यू नॉट आई, ठीक है, बाय 4 पाई डीएल, डीएल है वन आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा भाई ये डिस्टेंस यदि डी, और ये डिस्टेंस है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इस मैग्नेटिक फील्ड का यही कंपोनेंट जुड़ेंगे, क्योंकि जो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हमने बात किया डीबी कॉस थीटा, सबके जोड़ लिया अपन ने, कहने को इंटीग्रेशन है, बट ये अपना आंसर आ गया। राइट, ये जो इन्होंने आगे की कहानी करी है ये अभी टेंशन मत लीजिएगा, ये मैं पढ़ा, रिजल्ट आप जरूर अपने हाथों से एक बार डिराइव कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट व्हाट आई वांट यू टू डू इज दिस, रूडोल्फ के मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वो आप देख लीजिए, वो सब सवालों में यहाँ जो अपन ने निकाले ना फॉर्मूले, एग्जैक्टली वही है, कुछ भी नया कुछ नहीं। सो ये सवाल है 3.219 से, राइट। सवाल करना है आपको और ये करते चले जाने। ये 224 अभी छोड़ दीजिएगा, और आप देखेंगे तो देखिए बदलाव सवालों की, यदि आप चित्र भी देखें तो समझ में आ जाए। जैसे ये वाला फिगर, अब इसमें अपन ने स्ट्रेट वायर का पढ़ा, ये स्ट्रेट वायर हो गया। अपन ने अभी अभी एंगल वाला पढ़ा था, ये वो हो गया। उन दोनों के सम करना, ये भी वही है, स्ट्रेट वायर्स है और आर्क से, दोनों के फॉर्मूले मैंने बता दिए। स्ट्रेट वायर्स है और आर्क से, दोनों के फॉर्मूले बता दिए, राइट।
सब जगह पे ऐसे ओ करेगा, ये थोड़ा स्पेशल है। बाकी अगेन स्ट्रेट वायर और आर्क, स्ट्रेट वायर और आर्क, ऐसे सवाल है। तो ये सवाल आपको कहने को रोड के बट बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ तक सब में स्ट्रेट वायर और आर्क है, सब में ऐसे करके डायरेक्शन से लेंगे और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों को ट्राई